अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग, और बैंकिंग के अंदर हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। एक नया चैप्टर है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का। देखें, बिजनेस जितना भी होता है ना, बिजनेस बेसिकली क्रेडिट पर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कैश पर जो ट्रांजेक्शन होती है उनकी तादाद कम होती है, और जो क्रेडिट पर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और लास्ट क्लास में फिजिकल जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से हमारी जो है 1,000 रुपये कैश होता है असली में, और वो घूमता फिरता कितना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये बात, वेल, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसकी बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है जी इसकी, कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर द मीडिया बाय विच क्रेडिट इज क्रिएटेड। इन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस the receiver of credit the receiver of credit promises to pay cash at some future date। ठीक है जी। The promise to pay or the evidence of indebtedness given by the debtor to the creditor is the credit instrument। These are created through the mechanics of the bank। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक जरिया होता है क्रेडिट को क्रिएट करने का, और उसके ज़रिए ही आपकी तमाम बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस क्रेडिट पर होती हैं। ठीक है जी। और अगर वो ना हो तो उधार पर कारोबार नहीं हो सकता बेसिकली। नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अ नेगोशिएबल इज़ द प्रॉपर्टी इन व्हिच passes freely from hand to hand either by law or by customs of the money market। नेगोशिएबल को आसान अल्फाजों में कहा जा सकता है ट्रांसफरेबल। यानी कि वो चीज़ जो नेगोशिएबल होती है दरअसल वो ट्रांसफरेबल भी होती है। ठीक है जी। नॉन नेगोशिएबल। The term non-negotiable restricts the negotiability of the check, that is, it is not valid for transfer or to any other person। नॉट नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक लिस्ट देखते हैं, आपको लिस्ट दिखाते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहला है जी चेक। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो चेक होता है। दूसरे नंबर पर जो इस्तेमाल होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है जी। चेक क्योंकि बैंक से कैश होता है, और बैंक एक बीइंग एज एन इंटरमीडियरी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे क्रेडिट साइड पर, बिजनेस साइड पर। बैंक्स इन्वॉल्व हो गए हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है जी? बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो दूसरे नंबर पर इस्तेमाल होता है। चेक के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसकी बात ये है कि भैया ये बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, ये डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। और इसके बाद छोटा सा टिकट अगर आप लगा दें तो बेहतर होता है। अ, ठीक है ना? वैसे तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एविडेंस रखा जाता है। देखें, क्रेडिट दिया किसको जाता है? क्रेडिट दिया उसको जाता है जिस पर होता है भरोसा। अगर किसी बंदे पर आपको भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे क्रेडिट भी नहीं देंगे। क्रेडिट दिया कहाँ जाता है? जहाँ पर भरोसा होता है वहीं क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है जी। भरोसा नहीं होगा, क्रेडिट भी नहीं दिया जाएगा। सही है जी। प्रॉमिसरी नोट, वादानामा। वादानामा क्या होता है? वादानामा, इसमें एक वादा किया जा रहा होता है कि जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको ये कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। ठीक है जी। यानी कि क्या होता है? पेमेंट करने का वादा होता है इसके अंदर दरअसल।
कि मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको पेमेंट अदा कर दूंगा। ट्रैवलर्स चेक होता है, ट्रैवलर्स चेक इज अ चेक के जो सिर्फ आप ही के नाम पर कैश हो सकता है, किसी और के नाम पर चेक कैश नहीं हो सकता। और ये ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको ट्रैवलर्स चेक कहा जाता है, कि जिस बंदे के नाम पर होता है इसे सिर्फ वही कैश करवा सकता है और कोई बंदा इसको कैश नहीं करवा सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट कहते हैं एक कंफर्म चेक को या पे ऑर्डर, ठीक है जी, वो भी कंफर्म चेक होता है। उसके अंदर कभी भी अमूमन ये वो नहीं होता, डिसऑनर नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है जी हुंडीज। हुंडीज हुंडी जो होती है ना बेसिकली, वो ऐसी टर्म है शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन ये काफ़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हुंडी का जो आजकल नाम चल रहा है ना, हुंडी की पुराना नाम है। हुंडी का आजकल जो ज़्यादातर लोग जिस नाम से इसको जानते हैं उसे कहते हैं हवाला। इसमें क्या होता है? हवाले के अंदर ये होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को अम, पैसे देता है। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब लगी सऊदी अरब में, ठीक है जी, आपकी जॉब सऊदी अरब में लग गई और आप जो है वहाँ जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ से आपको पैसा भेजना है पाकिस्तान, जो वहाँ के हिसाब से 150 रियाल है और यहाँ के हिसाब से 3 लाख रुपए। अब वो 150 रियाल आपने वहाँ पर एक अरबी को दिए, यहाँ पर एक बंदा आपके घर गया उसने पैसे दे दिए। तो वो जब आप गवर्नमेंट की जगह किसी और जरिए से अगर पैसा भेजते हैं तो वो हुंडी कहलाता है अमूमन, जो हमारे यहाँ होता है। लेकिन बेसिकली ये गैर कानूनी होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। अब जाहिर है कि अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है फिर भी अगर लोग कर रहे हैं तो यकीनन उनका फायदा और गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तो होता क्या है, इसमें आपका टैक्स बच जाता है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र करने में पैसा कटता है। तो क्योंकि वो इसमें पैसा बच जाता है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट। सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट इज जस्ट अ काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी, लेकिन इसमें रिवोकेशन का ऑप्शन भी होता है इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट इज इसके अलावा सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी होता है कि एक पक्के अरसे के लिए जारी किया जाता है, यानी कि एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट जब कई ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो सकता हो तो उसे भी सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ट्रेजरी बिल्स देखें, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है उधार लेने का? ट्रेजरी बिल समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका उधार लेने के लिए होता है कि आप अपनों से उधार लें। गैरों से उधार लेने से बेहतर है कि आप किससे उधार लें जी? अपनों से उधार लें। और अगर आपको अपनों से उधार लेना है तो यानी कि अब आवाम के लिए अपने कौन होता है जी? गवर्नमेंट के लिए अपनी आवाम होती है, आवाम के लिए अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट पैसा लेती है आवाम से। आवाम से किस तरह से उधार लेती है? आवाम को देती है एक बिल जिसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, उस पर लिखा होता है कि हाँ भाई हमने इनसे इतने पैसे लिए और इनको हमने बिल इशू किया। अब ट्रेजरी बिल आवाम क्यों देगी पैसा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का तो वैसे ही हमारी आवाम को भरोसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसलिए ऐसा होगा क्योंकि अ, उस पर पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है जी, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जी, तो ट्रेजरी बिल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट पैसा लेती है और बदले में एक अच्छा प्रॉफिट गवर्नमेंट देती भी है, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेजरी बिल के बाद बुक क्रेडिट, बैंक नोट्स, डॉक्यूमेंट्री बिल्स एंड अकोमोडेशन बिल्स, ये बहुत ही माइनर इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। The term negotiable instrument means a document in writing which creates a right in favor of some person and which is freely transferable by delivery.
A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, check, payable either to order or to bearer. ठीक है जी। तो निगोशिएबल का मतलब मैंने बताया ट्रांसफरेबल, जो फ्रीली एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या है? चेक है, मिसाल के तौर पर एक ओपन चेक है जिस पर किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है जी। मेरे पास से आपके पास और आपके पास से किसी और के पास भी वो चेक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चेक कहीं और नहीं जा सकता या कुछ भी। तो ये इसकी खासियत है। भाई प्रॉमिसरी नोट मेरे नाम पर था, मैं किसी और को दे दूँ, वो किसी और को दे दे, ये भी प्रॉमिसरी नोट में भी पॉसिबल है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ये मिसालें थी, क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को दिया जा सकता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इसकी। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहली होती है निगोशिएबिलिटी, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होने की खासियत इसमें पाई जाती है। In case of a bearer instrument, the ownership passes from one person to another by mere delivery, whereas in case of an order instrument, the ownership passes by endorsement and delivery. It means that property in a negotiable instrument is freely transferable. ठीक है जी। तो जो ये होती है फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, किसी के नाम पर भी किया जा सकता है। टाइटल, a holder in due course of a negotiable instrument gets the instrument free from all defects. टाइटल मतलब होता है जी मिल्कियत। यहाँ पर बैंकिंग में या लॉ में जो टाइटल का मतलब इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वो होता है मिल्कियत के तौर पर। अब जो ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जिस किसी के पास भी होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इसका मालिक। ठीक है जी। अब अगर इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं मिल्कियत की। एक है बेयरशिप है ना। बेयर मतलब कि जिसके हाथ में वो होता है वही उसका मालिक होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? द टर्म होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू ऑफ negotiable instrument who takes it in good faith and before maturity. His title is not in any affected by the defective title or transfer or any party. चलिए अगली हेडिंग करते हैं। रिकवरी, the holder in due course is entitled to sue the instrument in his own name. जो भी इसकी रिकवरी जिसके पास है वो उसकी रिकवरी कर सकता है। He need not to give any notice to the transferor or injured person liable for payment on the instrument. और ये इसको किसी का भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। जिस किसी के भी पास होता है ये, वो उसकी रिकवरी कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसफर, a negotiable instrument can be transferred at any number of time before maturity. यानी ये जो ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अपनी मेच्योरिटी से पहले जितनी मर्जी आए, जितनी बार भी चाहें आप ट्रांसफ़र हो सकता है। एक बार, दो बार, 2000 बार, जितने हज़ार बार भी आप चाहें। A check however can be transferred at any number. ठीक है जी, जितनी मर्जी आए ट्रांसफ़र करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि मेच्योरिटी ना आ गई हो, यानी कि ड्यू डेट ना आ गई हो। इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अगर चेक है तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिफाइन अ चेक, नेम द पार्टीज टू अ चेक, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ चेक, ड्रॉ स्पेसिमेन सिग्नेचर। चेक नंबर सबसे पहले होता है, ट्रांजिट ब्रांच नंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नंबर,
जी, अब देखें चेक क्या होता है। एक चेक की एग्जांपल मौजूद है, बाहर मुल्क का एक चेक है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल उसी डिज़ाइन पर बनाए जाते हैं, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो भी उनका डिज़ाइन होता है। अब चेक के बारे में 4 सवाल बड़े अहम हैं। पहला सवाल है कि भाई डिफाइंड अ चेक, ठीक है जी। नेम द पार्टीज टू अ चेक, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ चेक, ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ अ चेक, ठीक है जी। ये 4 के जवाब हमें इसमें देने हैं। सबसे पहले चेक क्या होता है, आइए देखते हैं। या गई चेक की डेफिनेशन। जी, तो चेक क्या होता है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. A check is a bill of exchange, but a bill of exchange often is not a check. A check is always payable on demand. The person drawing the person drawing the person drawing or making the check must be a customer of the bank and must be having the required find as deposit with the bank. ठीक है जी। अब चेक में कुछ ना शराइत होती हैं। चेक में शराइत क्या होती है कि भाई जो बंदा चेक लिख रहा है वो बैंक का ही अकाउंट होल्डर होना चाहिए, उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जब ये तमाम बातें होंगी तो उसके पैसे निकलेंगे, वरना उसके पैसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक होना ज़रूरी नहीं है, चेक में बैंक होना ज़रूरी है। जब इन दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। अब चेक के अंदर पार्टीज होती हैं जी 3, कम से कम चेक में 2 पार्टीज होती हैं और कभी चेक में 3 पार्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ड्रॉवर, ही इज़ द मेकर ऑफ द चेक, he must be the holder of the account at the bank and must sign the check as per a specimen signature. ड्रॉवर वो बंदा होता है जिसका अकाउंट होता है, और ड्रॉवर वो बंदा होता है जो बेसिकली चेक दे रहा होता है। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु इज गिविंग द चेक, ठीक है जी। ड्रॉवर कौन बंदा होता है? ड्रॉवर वो बंदा होता है जो चेक दे रहा होता है और ये साइन करता है, इसी के अकाउंट से पैसे निकल कर आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इसी तरह ही इज द बैंकर ड्रॉइंग, he is the banker with whom account is maintained by the drawer of the check. ड्रॉई बेसिकली बैंक होता है। ड्रॉई को अगर स्लैश करके बैंक भी लिख सकते हैं क्योंकि पैसे देने वाला होता है। पे इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, जिसको पेमेंट दी जाए वो पे ही कहलाता है, जिसको पैसे दिए जाए वो पे ही कहलाता है, ठीक है जी। अब पैसे किसको दिए जा रहे हैं? ड्रॉवर को भी तो पैसे दिए जा सकते हैं ना। हो सकता है जिसका अकाउंट हो वही खुद पैसे निकाल रहा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका अकाउंट हो पैसे वही निकाले। वो कल को आगे किसी को चेक दे सकता है और कोई और बंदा भी क्योंकि पेमेंट निकाल सकता है। इसलिए पेई और ड्रॉवर अलग अलग भी हो सकते हैं और पेई ड्रॉवर एक ही हो सकते हैं। भाई मेरा अकाउंट था, मैं चेक लेके गया, मैंने खुद निकाल लिए पैसे, तो मैं ड्रॉवर भी मैं ही हूँ क्योंकि अकाउंट मेरा है, और पेई भी मैं ही हूँ क्योंकि मैंने पैसे निकाले। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है? चेक मेरा था, मैंने मरियम को दे दिया या मैंने सफदर को दे दिया, किसी को भी दे दिया, वो जाकर अगर चेक कैश करवा रहे हैं तो वो ड्रॉवर क्योंकि मैं था, मेरा चेक था, लेकिन पेई जिसको पेमेंट की जा रही है, जो चेक लेकर जा रहा है मेरा कैश करना है, ठीक है जी। ओके। अब ऐसे कुछ इसेंशियल्स होते हैं। इसेंशियल्स का मतलब होता है कि कुछ लाजमी चीज़ें होती हैं जो पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इसका लिखा हुआ होना ज़रूरी है, और एंड मस्ट नॉट बी बाय द पेंसिल एंड रेड और ग्रीन पेन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप इसमें। इसके अलावा पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इट मस्ट बी इन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई शर्त नहीं लगा सकते आप, बस आपने जो लिख दिया उसको बस पे करना है, बगैर किसी शर्त के चेक लिखा जाता है। नंबर 3, इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, और जो बंदा चेक दे रहा है जिसका अकाउंट है उसका इसको साइन करना लाजमी है, बगैर उसके साइन के ही कैश नहीं होगा। चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ बैंकर नॉट एल्स,
यानी कि चेक सिर्फ बैंक से ही कैश हो सकता है और कहीं और से कैश नहीं हो सकता। ठीक है जी, इट मस्ट बी फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। और ये चेक क्यों बनाया जाता है? सिर्फ पैसे अदा करने के लिए चेक बनाया जाता है, इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती। इसके बाद है नंबर 6, अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी रिटन इन फिगर्स एंड वर्ड्स। अगली बात इसमें क्या कह रहा है कि देखें, इसको फिगर्स में भी लिखना ज़रूरी है और वर्ड्स में भी लिखना ज़रूरी है, दोनों में लिखा होना चाहिए। द चेक मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। किसी मखसूस चेक को ये कैश नहीं होता, बल्कि जो तारीख चेक पे लिखी होती है, जब से लेकर अगले 6 महीने तक किसी दिन भी ये कैश हो सकता है। ठीक है जी, तो बस यहीं पर रोकते हैं। काइंड्स ऑफ चेक से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।